तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो एनटीपीसी 2026 के एग्जाम होते हैं उसमें टॉप टॉप जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो होते हैं उस क्वेश्चन को हमने कराने का प्रयास किया है। इस जो टॉप 30 क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है कि पहले आपको टॉपिक बता रखा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न के साथ आंसर तो बता ही रखा है, फिर उसके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बता रखे हैं जो आने वाले एग्जाम में 3 से 4 नंबर आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ वो उस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होता है कि इससे अदर तो आपसे एग्जामिनर कभी पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी हर एक बारी चीज इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। यकीन नहीं आई तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कमी रही तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ऐसे 10 से 15 मिनट की क्लास हर रोज डेली ला रहे हैं। अगर आप इससे देखते हो तो मैं मानता हूँ कि 10 से 15 नंबर आप आसानी से कर सकते हो, और ये एक आपके प्रैक्टिस सेट के नाम से जाना जा सकता है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री में हमारा पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछ रखा था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना की जो मूर्ति थी वो कहाँ मिली थी और किसकी थी? तो वह एक नर्तकी की मूर्ति थी। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट फैक्टर में हम जाएंगे कहाँ की थी और किस तरीके से बनाया गया था उसको। ठीक है, तो आप देखोगे यह प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और यह लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई थी, जिसे इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? लॉस्ट वैक्स टेक्नीशियन के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? ठीक है, जो कि उसका एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, कहाँ से पूछ रखा था? उन्होंने वैदिक संहिता से क्वेश्चन था। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था, किस वैदिक संहिता से भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है? तो आप देखोगे जो सोमवेद है उसमें जो सा रे गा मा पा धा सा का उद्गम माना जाता है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में भी हम जानकारी देख लेंगे। तो आप देखोगे सोमवेद को भारतीय संगीत का जगन्नाथ कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जितने भी वर्ड है उनका आरंभ इसी में बताया गया है। इसमें ऋग्वेद की रचनाओं को गाने के लिए जो संगीतमय रूप है उन सभी को इस रूप में संकलित किया गया है कि किस प्रकार से उनका वाचन किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, पतंजलि से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था, योग के प्रणेता प्रतिवादक कौन थे? तो अपने पतंजलि है वो है। अब इसके बारे में ये भी जानेंगे कि किसके दरबार के समकालीन थे। तो आप देखोगे महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना स्टार्ट की थी। ठीक है, और वे शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र संघ के समकालीन माने जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, कहाँ से पूछ रखा था? महर्षि गौतमी से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था, महर्षि गौतमी का संबंध किस भारतीय दर्शन से माना जाता है? तो उनका न्याय दर्शन से माना जाता है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जो महर्षि गौतम थे वो हर चीज में तर्क बताते थे कि इसका कारण ये था, इसका कारण यह, दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी वासनाओं में सबसे ज्यादा डूब जाते हैं। तो इस प्रकार वह न्याय करते थे, और किसके द्वारा? तर्क के द्वारा। तो इसमें उसके बारे में बताया गया है। अब आप देखोगे इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में, आप देखोगे प्राचीन भारत के 6 प्रमुख दर्शनों षड्यंत्र में से न्याय दर्शन पर प्रमुख बेस बनाया गया है। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, जैसे शाक्य हो गया वो कपिल वस्तु का हो गया, और वैशेषिक कणाद और मीमांसा जैमिनी ये इसके प्रमुख भारतीय दर्शन है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, उन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता है उससे क्वेश्चन पूछ रखा था कि इसकी खोज किसने की? तो आप देखोगे भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? तो वह हड़प्पा। समझ में आया? अब इसकी खोज किसके द्वारा की गई वो बता देता हूँ। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, और ये किस नदी के किनारे है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, वो संस्कृत का जो पहला ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है उससे क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता ग्रंथ कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो पाणिनि है। समझ में आया? ठीक है, अब इस पुस्तक का नाम ये तो लिखा गया है, और किसके द्वारा और किसके बारे में बताया गया है वो भी बता दूंगा आपको। तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में संस्कृत के बारे में बताया गया है, और इसके जो लेखक करता है वो कौन है? अपने पांडे साहब है। ठीक है, ये संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमाणिक, वो एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी संस्कृत के श्लोक और उनके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था, महावीर जो भगवान बुद्ध है उनसे क्वेश्चन पूछ रखा था, जो कि एक जैन धर्म बुद्ध बुद्ध का क्वेश्चन था, बुद्ध धर्म का। समझ में आया? इसमें जो क्वेश्चन पूछ रखा था, भगवान बुद्ध ने अपनी पहली और अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो अंतिम सांस को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने कहाँ ली थी? अपने कुशीनगर में ली। लेकिन मैंने भी क्या बोला? फर्स्ट टाइम का। मैं इसमें ये बताता हूँ उनको ज्ञान की प्राप्ति कब, उनका जन्म कब हुआ, और उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया वो भी इस वीडियो में बता देता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे
बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसे याद रख सको। बुद्ध बुद्ध लंबे थे, और लंबे कहाँ गए थे? वन में, तो वन बुद्ध, इसे याद रख सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, तो आप इसे याद रखो। ज्ञान ज्ञान आता है तो अपन को बोध होता है ना, तो बोध आ गया कब? ज्ञान हुआ तो बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में दिया था। समझ में आया? और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ? श्रावस्ती में दिया था। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम एक क्वेश्चन में सभी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं आपको, इसलिए ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बिंबिसार से क्वेश्चन था, ठीक है। वह शासक कौन सा था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो वह था अपने अजातशत्रु। इसी कारण ये जो वंश है इसे तृतीय हर्यवंश के नाम से जाना था, कि इसमें हर वंश का जो राजा था उसने अपने पिता को मार के ही गद्दी पे बैठा था। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखें, जो अजातशत्रु है हर्यवंश का एक राजा था। इसके शासन काल में श्री इसने राजगिरी में उसने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। जैसे ये हुई थी मेरे हिसाब से लमसम 483 ईस्वी में हुई थी, ये हुई थी। इसमें क्या हुआ, जो बौद्ध उसके जो अवशेष है उनको वहां पर लाया गया था और उनके शिष्यों को बुलाया गया था। वहां पर एक प्रथम बौद्ध संगति इनके द्वारा की गई, और सेकंड जो हुई थी वो 843 के द्वारा हुई थी। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था? मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने पूछ रखा था मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध की सिंहासन पर अपने शासन किया था? तो वह अपने शुंग वंश ने किया था। समझ में आया? अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे कि किसको हरा कर किया था। तो आप देखोगे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदत्त था। इसकी हत्या करके उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने 185 ईस्वी की इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। मतलब जो पुष्यमित्र शुंग था उसने जो राजा बृहदत्त था उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था एक बुक से क्वेश्चन था, जिसमें जो एशिया है उसके बारे में बताया गया है। तो आप देखो जो क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने पूछ रखा है किसे लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को नाम जाता है, क्योंकि उन्होंने जो एशिया मतलब भारत उसको उत्थान के लिए बहुत ही मेहनत की थी उन्होंने। आप इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में देख सकते हो, जैसे कि सर एडविन एर्लोन ने गौतम बुद्ध के जीवन पर द एशिया ऑफ द लाइट ऑफ एशिया नामक एक प्रसिद्ध कविता पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनके द्वारा किए गए लोगों के उपकार और उनके द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई थी लोगों को, ताकि जीने की शक्ति प्रदान मिले लोगों को, उन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था जो 24 तीर्थंकर है उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक जैन धर्म का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो मैंने भी बताया 24 तीर्थंकर है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसमें जो पहला तीर्थंकर कौन है और लास्ट तीर्थंकर कौन है 24वां, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो आप देखोगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर को ऋषभ देव थे, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और जो 24वें तीर्थंकर है और लास्टवें तीर्थंकर वो महावीर भगवान बुद्ध है, नहीं महावीर बुद्ध है, भगवान महावीर है। और जो 23वें है वो पार्श्वनाथ है। और जो 24वां जो है ना तीर्थंकर, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर्प है। क्या है? सर्प। ठीक है, याद रख सकते हो, कभी कभी पूछ लेता है उनका साइन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किससे क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेंगे कौन सी शताब्दी में की थी और किसके बाद की थी, और किसने इसका मतलब जो मंदिर बनाई थी ना विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसको नष्ट कर दिया था। तो मैं इसकी सारी जानकारी इसमें बता देता हूँ। तो पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन खत्म होता है। और यह बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र माना जाता था, जिसके बाद बख्तियार जो खिलजी था उसने इसको नष्ट कर दिया था। तो इसमें 3 चीजें बताई मैंने। स्थापना किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 8वीं शताब्दी में की गई थी। शिक्षा किसके बारे में देता है? ये बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा देता है। और इसे नष्ट किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? वो मेगस्तीनी से आया था। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हिस्टोरिका के मेगस्तिक ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और ये किसके दरबार में आया था? ये वो जो चंद्रगुप्त मौर्य उसने सेल्यूकस जो उसकी मैं बताता हूँ सीधी सी बात है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना उसकी पत्नी थी, उसके जांच करने के लिए इसे सेल्यूकस निकोटस ने भेजा था। समझ में आया? आप देखोगे मेगस्तीनी यूनानी राजा सेल्यूकस निकोटस का एक राजदूत था। ठीक है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मेगस्तिक ने इंडिका लिखी थी। इसे भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा था जो कौटिल्य है उसके जो राजमंत्री उससे क्वेश्चन पूछ रखा था। उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे।
अब इन्हें अदर किन नामों से जाना जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आप देखोगे कौटिल्य को चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसे अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जूनागढ़ शिलालेख से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है, तो वह रुद्रदामन से। अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में देख लेंगे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप देखोगे ये संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, जिसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्वार का कंप्लीट उल्लेख मिलता है। तो क्या बताया मैंने, जूनागढ़ जो शिलालेख है किसके संबंध में, रुद्रदामन। ठीक है, सबसे बड़ा शिलालेख किसका लैंग्वेज है, संस्कृत का। किसके जीर्णोद्वार के बारे में बताया गया है, सुदर्शन झील के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछ रखा था, उन्होंने पूछ रखा था महान कुषाण शासक से क्वेश्चन था। उन्होंने जो चौथी बुद्ध संगति हुई थी ना, उससे क्वेश्चन भी मान सकते हो आप। उन्होंने पूछ रखा था महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वह कनिष्क था। ठीक है, अब इसके इंपोर्टेंट फैक्ट में ये भी देख लेंगे इन्होंने कौन सी बौद्ध संगति कराई थी। तो आप देखो कनिष्क के शासनकाल के दौरान चौतरत बौद्ध संगति हुई थी, जो कहाँ हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, आयोजित हुई थी, जहाँ बौद्ध धर्म कौन सी दो यानों में बढ़ गया था, एक तो हीनयान में बढ़ गया था और एक महायान। दो जो कंडिले उसमें विभाजित हो गया था। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था मोहम्मद बिन काबिद से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस वर्ष जीता था, तो 712 ईस्वी में जीता था। ये 3 से 4 बार अलग अलग शिफ्टों में रिपीट होने वाला क्वेश्चन, तो ये याद रख सकते हो। अब आप देखोगे यह कौन सा अरब आक्रमण था। ठीक है, तो आप देखोगे यह भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला अरब आक्रमण था। उस समय सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर हुआ करते थे। कभी कभी पूछ लेता है ये किसके समकालीन था, तो राजा दाहिर के समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन था। उन्होंने पूछ रखा था अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था, तो वह समुद्रगुप्त था। क्योंकि उसको किसके साथ कंपेरिजन किया गया था वो भी मैं बता दूंगा आप। तो इतिहासकार वीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उनकी महान सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, और उनके दरबार में जो कवि रहते थे, एक तो हरिशेन ने पर्याप्त प्रशस्ति की रचना इन्हीं की शासनकाल के दौरान की थी। समझ में आया? ठीक है, ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इसमें पहले मैं बताता हूँ कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर उसका प्रश्न के साथ आंसर बताता हूँ, फिर वो फैक्ट बताने का प्रयास करता हूँ जो आने वाले एग्जाम में 3 से 4 नंबर आपको आसानी से दे सकता है। क्योंकि एक क्वेश्चन को बताने का उसका सारा पोस्ट मार्क इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको। तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है। अगर इसे आप रोज़ देखते हो 10 से 15 मिनट, तो मैं मानता हूँ आने वाले एग्जाम में 10 से 15 नंबर आपको इन सीरीजों के माध्यम से आसानी से मिल सकता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर रोज आपको ये वीडियो मिलते हैं। ठीक है, बाय।